नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अभी टेडबीएफ प्रोग्राम यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के लिए फाइनल प्रिलिमिनरी डिज़ाइन रिव्यू का वेट कर रही है। ये प्रोग्राम एडीए के अंडर इंडियन नेवी के लिए डेवलप हो रहा है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव नेवी के एजिंग मिग 29 के फ्लीट को रिप्लेस करना है। लेकिन फाइनेंशियल और ऑपरेशनल चैलेंजेस की वजह से मिनिस्ट्री अब इस प्रोग्राम में ब्रॉडर पार्टिसिपेशन एक्सप्लोर कर रही है। खासकर इंडियन एयरफोर्स को ऑन बोर्ड लाने की कोशिश हो रही है ताकि प्रोजेक्ट का असली लॉन्ग टर्म वायबिलिटी सिक्योर हो सके। सोर्सेज के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन एयरफोर्स के लिए टेडबीएफ का एक लाइटर वेरिएंट प्रपोज किया है जो लैंड बेस्ड ऑपरेशंस के लिए ऑप्टिमाइज्ड होगा। ये वेरिएंट नेवल टेडबीएफ के डिज़ाइन से कॉमनलिटी रखेगा, लेकिन उसका वेट और कॉम्प्लेक्सिटी कम किया जाएगा। ये मॉडल बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे राफेल का नेवल और एयरफोर्स वेरिएंट पैरेलल में एग्जिस्ट करता है। अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो नेवी और एयरफोर्स दोनों अपने अपने वर्जन्स ऑपरेट करेंगे, जिससे प्रोक्योरमेंट नंबर 150 से ज़्यादा हो सकता है। इससे डेवलपमेंट और प्रोडक्शन कॉस्ट जस्टिफाई हो जाएगी और पर यूनिट कॉस्ट भी कम हो जाएगी, जो अभी एक मेजर कंसर्न है। इनिशियली नेवी का रिक्वायरमेंट 140 टेडबीएफ एयरक्राफ्ट का था, लेकिन अब बजटरी प्रेशर और कैरियर डिप्लॉयमेंट प्लान्स में चेंजेस के कारण इस नंबर को कट करके 80 एयरक्राफ्ट तक कर दिया गया है। ये ड्रास्टिक रिडक्शन प्रोजेक्ट के इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन को वीक कर रहा है। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जॉइंट सर्विसेज मॉडल पर जोर दे रही है ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो सके। अगर इंडियन एयरफोर्स अपना वेरिएंट एक्सेप्ट करता है तो ये 26 टन क्लास का एक 4.5 जनरेशन फाइटर जेट होगा जो राफेल जैसी वेट कैटेगरी में आएगा। ये तेजस MK1A और MK2 के बीच का गैप फिल करेगा और स्ट्राइक, एयर सुपीरियरिटी और डीप पेनिट्रेशन मिशन के लिए एक पावरफुल ट्विन इंजन ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। लेकिन इंडियन एयरफोर्स अभी तक इस पर कमिटमेंट नहीं दिखा रही है, क्योंकि उनका फोकस अपने फ्लैगशिप AMCA प्रोग्राम पर है, जो 5th जनरेशन स्टील्थ और एडवांस कैपेबिलिटीज जैसे सुपर क्रूज और सेंसर फ्यूजन ऑफर करेगा। इंडियन एयरफोर्स को लगता है कि एक ही वेट क्लास में 2 बड़े प्रोजेक्ट्स पर रिसोर्सेज लगाना काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। साथ ही तेजस MK1A, MK2 और MMRCA 2.0 प्लान ऑलरेडी उनके इंडक्शन रोडमैप में इंक्लूडेड हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है ऑर्का कॉन्सेप्ट का, यानी ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसका प्रपोजल पहले ही एडीए और प्लानर्स के बीच डिस्कस हुआ था। ऑर्का एक एयरफोर्स स्पेसिफिक ट्विन इंजन फाइटर का विजन था जो AMCA के पैरेलल एक नॉन स्टील्थ 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर के रूप में ऑपरेट कर सकता था। अब टेडबीएफ के एयरफोर्स वेरिएंट की जो बात हो रही है वो असल में ऑर्का कॉन्सेप्ट के काफ़ी क्लोज है। मतलब जो ऑर्का का आइडिया था एक लैंड बेस्ड ट्विन इंजन फाइटर का, वही अब टेडबीएफ के लाइटर एयरफोर्स वर्जन के रूप में दोबारा सामने आ रहा है। ये दिखाता है कि डिफेंस इकोसिस्टम में एयरफोर्स स्पेसिफिक ट्विन इंजन प्लेटफॉर्म की डिमांड को लेकर डिस्कशन पहले से एग्जिस्ट करते थे और अब ऑफिशियली टेडबीएफ के मॉडल के थ्रू उन्हें रिवाइव किया जा रहा है। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स कॉशियस है और AMCA को प्रायोरिटी दे रहा है, लेकिन अगर टेडबीएफ के एयरफोर्स वेरिएंट या कह लो ऑर्का इंस्पायर्ड वर्जन उसको ग्रीन सिग्नल मिलता है तो इंडिया के पास एक कंबाइंड नेवी एयरफोर्स ट्विन इंजन फाइटर इकोसिस्टम बन सकता है, जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ और लॉन्ग टर्म एयर पावर प्लानिंग के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो HAL के CMD डॉक्टर DK सुनील ने एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट को रिवील किया है, जिसमें तेजस MK1A के कंप्लीट एरोस्ट्रक्चर और एयरफ्रेम मैन्युफैक्चरिंग को प्राइवेट सेक्टर के हवाले किया जा रहा है। इस डिसीजन को एक इनविजिबल फोर्थ प्रोडक्शन लाइन के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, क्योंकि अब प्राइवेट कंपनीज डायरेक्टली एयरफ्रेम सेक्शंस बनाएंगी और HAL सिर्फ फाइनल इंटीग्रेशन और सिस्टम्स असेंबली पर फोकस करेगा। इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, जिससे HAL 24 से 30 एयरक्राफ्ट पर ईयर डिलीवर कर पाएगा, जो अब तक पॉसिबल नहीं था। ये आउटसोर्सिंग मॉडल HAL के लिए एक रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी भी है, जिसमें एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लाइंस के प्रेशर को कम किया जाएगा। जब प्राइवेट कंपनीज पूरे फिनिश्ड एयरफ्रेम सेक्शन सप्लाई करेगी तो HAL के पास असेंबली का काम और भी फास्ट और स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, जिससे डिलीवरी टाइम भी कम हो जाएगा। फ्यूचर विजन में HAL तेजस MK2 प्रोग्राम के लिए और ज़्यादा एडवांस आउटसोर्सिंग का प्लान कर रहा है। MK1A में प्राइवेट फर्म्स सिर्फ एरोस्ट्रक्चर और एयरफ्रेम बना रही हैं, लेकिन MK2 में वो एयरक्राफ्ट के कंप्लीट सेक्शंस बनाएंगी, जिसमें लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्यूल पाइपलाइन और सब सिस्टम तक इंटीग्रेटेड होंगे। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
अगली खबर की बात करें तो डीआरडीओ ने अपना फोकस एक नए एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर शिफ्ट किया है, जिसमें प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का एक एयर लॉन्च वेरिएंट डेवलप किया जा रहा है। ये मिसाइल अभी तक एक सरफेस टू सरफेस सिस्टम है जिसका वेट 5 टन से ज़्यादा है, लेकिन अगर इसे एयरक्राफ्ट से लॉन्च करना है तो सबसे बड़ा टेक्निकल चैलेंज इसका वेट रिडक्शन होगा, क्योंकि SU-30 MKI जैसी जेट का पेलोड कैपेसिटी 2.5 टन के आसपास ही है। डायमेंशंस के मामले में प्रलय मिसाइल ब्रह्मोस से छोटी है, जो एक डिजाइन एडवांटेज दे सकता है। अगर डीआरडीओ सक्सेसफुली इसे अडेप्ट कर लेता है तो ये मिसाइल सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर पर चलेगी और एक क्वासी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी फॉलो करेगी जो हाइपरसोनिक स्पीड पर होगी। ये मिसाइल टर्मिनल मनोवर्स भी परफॉर्म करेगी, जिससे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स के लिए इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो इंडिया के मिसाइल आर्सेनल में एक और फॉर्मिडेबल एडिशन होगा जो एयर पावर और स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी इन्हांस करेगा। लेकिन अभी सबसे बड़ी रुकावट इसका वेट रिडक्शन है, जिसे डीआरडीओ को साइंटिस्ट इनोवेशन के जरिए सॉल्व करना होगा। अभी इस प्रोजेक्ट की डिटेल टेस्टिंग और रिसर्च की प्रोग्रेस, इन सब का वेट किया जा रहा है। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर